और आपके सिलेबस का सबसे अंतिम टॉपिक है जो यूनिट 5 है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। जैसा कि आपने देखा, आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों का दोनों जैन धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार से यूनिट 4 और 5 भी केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। दो दो यूनिट दोनों संप्रदाय को मिले हैं, जैन और बौद्ध, और एक यूनिट जो है वो जैनिज्म को मिला है। आप अपने सिलेबस को अब आप समझ सकते हैं कि क्यों आपके सिलेबस का टाइटल है एंशिएंट इंडियन रिलीजन, श्रमण, जैन और बौद्ध। 5 यूनिट में विभाजित ये सिलेबस श्रमण के 1 यूनिट में है, जैनिज्म का 2 यूनिट और बुद्धिज्म का 2 यूनिट, टोटल हो गया 5 यूनिट। और यही 3 संप्रदाय क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय संदर्भ में यही वो संप्रदाय है, यही वो धर्म है जो लंबे समय तक प्रचारित प्रसारित हुए और इसका तत्कालीन राजनीति, इकोनॉमी और सोशल स्टेटस पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसी कारण आपके सिलेबस में केवल इन्हीं मुख्य धर्म और संप्रदाय के दर्शन और उनकी ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करने की बात कही गई है। एक बात का ध्यान रहे कि इसमें जो अभी जैन धर्म है, उन्होंने जीव, अजीव, बंधन, मोक्ष, अनेकांतवाद, स्यादवाद की चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप में से जिन जिन लोगों का पेपर जो फिलॉसफी का पेपर है, उन फिलॉसफी वाले पेपर के बच्चों को ये टॉपिक समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। आप लोग में से किसी का फिलॉसफी है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? यस सर। क्या यस सर। आपका फिलॉसफी टॉपिक है? नो सर। कोई बात नहीं है। आप में से किसी का फिलॉसफी नहीं है? कोई बात नहीं है। यस सर है। नहीं सर। है, चलिए कोई बात नहीं, एक का तो मिला। तो जिसका फिलॉसफी है वो वो ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। जी। जैनिज्म वाला पढ़े हैं आप लोग? बुद्धिज्म वाला तो नहीं पढ़े होंगे ना अभी? नहीं सर, बुद्धिज्म भी हो गया है। बुद्धिज्म भी हो गया है। तो ये लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। और चूंकि ये प्योरली फिलॉसफी का ही टॉपिक है, तो जब हम लोग बात करते हैं कल्चर वाले, एंशिएंट हिस्ट्री वाले, आर्कियोलॉजी वाले, तो हम लोगों के बात में क्या होता है कि मेटेरियलिस्टिक चीजें आती है, मूर्त साक्ष्य की चर्चा हम लोग करने पर ज्यादा जोर देते हैं। पर जैनिज्म का जो साक्ष्य है, इसका मूर्त साक्ष्य भी नहीं, इसका कोई मूर्त प्रमाण भी नहीं है। तो ये प्योरली फिलॉसफी पर बेस्ड है। कई बार आपको ये बातें लगेंगी जब आप लोग पढ़ेंगे कि ये जो बातें बताई जा रही हैं इसको प्रमाणित कैसे करें। हम वो लोग जो हर बात के लिए साक्ष्य के बारे में सोचते हैं, हम लोग कोई बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी उसमें डाल रहा हूँ कि मुझे भी कई बार वो बातें समझ में नहीं आती है जिन साक्ष्यों को मैं देख नहीं सकता हूँ या महसूस नहीं कर सकता हूँ। तो वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, यूनिट नंबर जो 3 है आपका, इसमें कि जीव, अजीव, बंधन, मोक्ष और स्याद्वार अनेकांतवाद पढ़ना है, वो अकेला ऐसा यूनिट है जिसको आपको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। बाकी सभी टॉपिक्स बड़े आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। यूनिट 5 में हम लोग को टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बौद्ध संगीतियां। कुल कितने बौद्ध संगतियां हुई प्राचीन भारत में? बहुत सारे बौद्ध संगतियां हुई है, केवल 4 नहीं हुई हैं, क्योंकि हम लोग 4 4 ही सुनते रहते हैं। अन्य कई हुई है संगतियां, पर हम लोग को मेनली 4 बौद्ध संगतियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये बौद्ध संगतियां कहाँ हुई, किसके राज्यकाल में हुई, कौन उनका अध्यक्ष था, कौन उनका उपाध्यक्ष था इस संगति का, इसको संगति को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था, उसके परिणाम क्या निकले, किस प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं हुई, कालांतर में उन्होंने किस प्रकार के नवीन सोच को बढ़ावा दिया। क्योंकि इन्हीं बौद्ध संगतियों की देन है कि अगला टॉपिक हीनयान महायान, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। अगर बौद्ध संगतियां ना होती, ये विभाजन ना होता, विभाजन के पीछे जो घटनाएं थी, उन्हीं घटनाओं को सुलझाने के लिए ये सारी समस्याएं हुई और उसके कारण बौद्ध संगतियां हुई। और उसके बावजूद ये बंटवारा हो ही गया, हीनयान और महायान। ये हीनयान और महायान क्या है, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म में ये जो 2 बंटवारे हुए, क्यों हुए, किन कारणों से हुए, कब इसकी नींव पड़ी और इन दोनों के मध्य बेसिकली अंतर क्या है। नंबर 3, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो देखिए, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया केवल हमें भारतीय संदर्भ में पढ़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म इस समय दुनिया के 24 देशों में चलता है। और दुनिया के 24 देशों में जो बौद्ध धर्म चलता है,
ये सभी अलग अलग समय में भारत की सीमाओं से बाहर निकले, पर हमें उन सभी पर केंद्रित नहीं होना है। हालांकि मैं बातचीत करने के दौरान, इस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान में इन सभी बातों की भी चर्चा ब्रीफली करूंगा। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में हम लोग को भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग होगा भगवान बुद्ध के स्वयं जब वो जीवित थे उस समय बौद्ध धर्म का विकास किस रूप में हो रहा है, कौन कौन से कारक हैं। दूसरा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत, उनके निर्वाण के उपरांत किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अन्य उनके शिष्यों और राजकीय परिवार से संबंधित लोगों ने किया, कैसे किया, क्या किया, कौन से साक्ष्य हैं इत्यादि हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आपके सिलेबस का सबसे अंतिम टॉपिक यूनिट 5 का डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का पतन। हमें समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, और अगर ऐसा है तो फिर आज भी इतने सारे मोनेस्ट्रीज क्यों हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के किस पतन की बात हमें यहाँ करनी है। महात्मा बुद्ध के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जब पालन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध के उन विचारों का पतन तो हो ही गया जिसके वो स्वयं खिलाफ थे, जैसे कि मूर्ति बनाना, पूजा पाठ करना इत्यादि, धन रखना, धन का संग्रह करना इत्यादि। इन जो विचारों का पतन हुआ इसे माना जाता है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज बुद्धिस्ट लोग नजर नहीं आते। आज बुद्धिस्ट लोग हैं, पर हम उन्हें बोलते हैं नियो बुद्धिज्म। वो नवीन प्रकार के बुद्धिस्ट लोग हैं जो जीवन की सुख सुविधाओं को भी, उसका भी निर्वहन करते हैं और बोलते हैं कि वो बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं, पर बौद्ध धर्म के पालन में महात्मा बुद्ध के बोले हुए शब्दों का वो पालन नहीं करते, केवल बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि बौद्ध धर्म अभी भी उसी रूप में जीवित है। बौद्ध धर्म अभी भी जीवित है, पर स्वरूप वो बिल्कुल नहीं है जो परिकल्पना, जो सोच महात्मा बुद्ध ने रखी थी। हम लोग इसमें यही जानने का प्रयास करेंगे, पतन हुआ तो क्यों हुआ, किन किन घटनाओं के कारण हुआ, और उन पतन को हम समझ कैसे सकते हैं। तो कुल आपके सिलेबस में यही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग ये जान जाएं कि कौन सी किताबों का अध्ययन करना आपके इस सिलेबस के लिए आवश्यक है। सबसे पहली बात, अगर आप हमारी सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आप लोग चाहते हैं कुछ किताबों को देखना, चूंकि क्लास पर पूरी तरह से डिपेंड रहना भी उचित नहीं है, मैं इसके लिए भी आप लोगों को प्रेस नहीं करूंगा, पर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस ग्रंथ को, इन 3 ग्रंथों को देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं। जैसे ये जो ग्रंथ हैं आपको ये ऑनलाइन आप लोग को उपलब्ध हो जाएंगे, और ये सभी के सभी भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित है और प्राइवेट भी है। तो आनंद सिंह की किताब हो या आचार्य बलदेव उपाध्याय की हो, KTS सराव की हो, ये आप किताबों को देख सकते हैं। पर इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई किताब देखनी है, पर मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि वो किताब आपको उपलब्ध हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हिंदी की किताबों में उन लोगों के लिए जिनके लिए फिलॉसफी बिल्कुल नया है और उन लोगों ने इससे पूर्व फिलॉसफी नहीं पढ़ा है, मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा कि बिल्कुल सामान्य भाषा में अगर आप लोगों को किताब पढ़नी है, बिल्कुल सामान्य भाषा में, तो मेरी राय है कि आप लोग, ये किताब है प्राचीन, ये भारतीय धर्म एवं दर्शन की रूपरेखा, अभिनव सत्यदेव और बांके बिहारी मणि त्रिपाठी की। इस किताब को आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में। ये मेरे ख्याल से बच्चों के लिए सबसे अच्छी किताब है, आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए, PG लेवल के लिए नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक अच्छी किताब है जो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए। पर मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि क्या ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो सकती है। मुझे उम्मीद कम है, कारण ये पुस्तक मैंने स्वयं एक लंबे समय तक बनारस में ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। ये किताब फैजाबाद से प्रकाशित हुई है और इसका प्रकाशन का नाम है भवदीय प्रकाशन, भवदीय प्रकाशन। और ये पुस्तक 110 रुपए की है।
अगर ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाती है तो समझिए कि आप लोगों का काम इस सिलेबस से रिलेटेड, मैं अपने सिलेबस की बात कर रहा हूँ, मैं पेपर फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ। आपका काम इससे हो जाएगा, बाकी आप हमारे क्लास पर डिपेंड रहें तो आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी किताब है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी किताब है। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, श्रीकांत पाठक की एक किताब है। ये भी इसी प्रकाशन से प्रकाशित है, भवदीय प्रकाशन। ये किताब मेरे पास ये किताब मेरे पास थी, आपके किसी सीनियर ने वो ली और दोबारा वो लौटाए नहीं। किताब देने में भी डर लगता है, एक बार जो ले लेता है वो दोबारा लौटाता नहीं है। इसी तरह से करते करते मेरी 7-8 किताबें चली गई जो आज तक वापस नहीं आई। तो एक किताब ये भी है श्रीकांत पाठक की, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। बड़ी ही सरल हिंदी भाषा में और बिल्कुल छात्रों के लिए लिखी हुई किताब है ये। भगवान बुद्ध पर अगर आपको पढ़ना है तो केटीएस राव की किताब अच्छी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैन धर्म पर केंद्रित एक अलग किताब अगर देखना चाहते हैं तो महावीर और जैन दर्शन पर महावीर सर जैन नामक व्यक्ति की लिखी हुई किताब है, इलाहाबाद से प्रकाशित है। इनमें से कई किताबें जो हिंदी की मैं बता रहा हूँ ये इलाहाबाद में आपको बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि कई लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए इन किताबों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ जो आपको किताब भारत जो दिया है आचार्य बलदेव उपाध्याय की, ये भी किताब काफी है आप लोगों के लिए। तो इस सिलेबस का पहला टॉपिक जो है एंटिक्विटी ऑफ श्रमण ट्रेडिशन, वो तो मैं ही आप लोगों को अपना वाला जो टेक्स्ट है पीडीएफ वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी के लिए हमने जो अभी आप लोगों को किताब सजेस्ट किया, ये किताब काफी है, बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी राय है कि अगर आप लोगों को प्राचीन भारतीय धर्म उद्भव एवं स्वरूप आनंद सिंह की मिल जाए, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग इसको खरीद लीजिए। केटीएस राव की अगर मिल जाए तो इसे ले लीजिए, या जो मैंने अभी आप लोग को अभिनव वाली किताब बताई, अभिनव सत्यदेव वाली किताब, आप लोग उसको लेना चाहें उसको ले लीजिए। कोई भी 2 किताब बस लीजिएगा, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, ज्यादा इसमें आप लोग को डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसको आप लोग पढ़िए, और हर एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा एज यूजुअल। मैं सिलेबस का कोई टॉपिक बिना कवर किए हुए क्लास खत्म नहीं करूंगा, हम लोग सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग के मन में कोई